मूवी की शुरुआत प्रशांत नाम के एक आदमी से होती है जो कि आधी रात को सभी से छुपकर हनुमंतापुरम गांव में आ जाता है। उसके पास इस गांव का एक नक्शा भी होता है जिसमें इस गांव के पहाड़ी इलाके में मौजूद एक जगह पर निशान लगाया गया है और ऐसा लग रहा है कि प्रशांत यहाँ पर कुछ ढूंढने के लिए आया हुआ है। वो नक्शे के अनुसार आगे बढ़ते हुए उस निशान वाली जगह पर आता है और वहाँ पहुंचकर प्रशांत मेटल डिटेक्टर से जमीन की तलाशी करने लग जाता है। तभी एक जगह पर उसका मेटल डिटेक्टर बजना शुरू हो जाता है। अब ये देखकर प्रशांत को लगता है कि शायद यही वो जगह है जहाँ पर उसको कोई चीज मिलने वाली है, मतलब जिसकी तलाश में वो यहाँ पर आया था। लेकिन तभी आसपास का माहौल बदलने लग जाता है। अब इससे पहले कि प्रशांत कुछ सोच समझ पाए, कोई अदृश्य शक्ति वहां आकर उस पर हमला कर देती है, जिसके पास ऐसी अद्भुत तलवार होती है कि वो किसी की जान लेने के बाद ही दिखाई देती है। उससे पहले कोई भी उस तलवार को नहीं देख सकता। अगले सीन में हम आर्कियोलॉजी की एक स्टूडेंट नीला को देखते हैं जो अपने कुछ दोस्तों के साथ प्रोफेसर बॉस की रखी हुई एक मीटिंग में आती है, जहां आर्कियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट के हेड मिस्टर चक्रवर्ती भी मौजूद होते हैं। वो वहां पर आए सभी स्टूडेंट्स को बोस के अचीवमेंट्स के बारे में बताते हैं कि पिछले महीने बोस और उनकी टीम ने हनुमंतापुरम में पल्लव डायनेस्टी के कई सारी मूर्तियों की खोज की। उनका मानना है कि वहाँ पल्लव डायनेस्टी का सबसे बड़ा और खास मंदिर अभी भी मौजूद है, जिसे तलाशना भी बाकी है। मुझे उम्मीद है कि बोस अपनी टीम के साथ उस मंदिर की खोज कर लेंगे। अब उसके बाद बोस नीला और बाकियों से कहता है कि मैंने आपको यहाँ मेरी टीम का हिस्सा बनने के लिए बुलाया है ताकि हम सब मिलकर पल्लव डायनेस्टी की जानकारी निकाल पाए। वो उन्हें पल्लव डायनेस्टी की हिस्ट्री के बारे में बताता है कि करीब 1000 साल पहले की बात है। पूरे भारत में ताकतवर लोगों ने अलग अलग राज्य पर अपना कब्जा शुरू कर दिया था, जिसमें लाखों लोगों की जाने गई और कितनों को तो जीत भी हासिल हुई। उन्हीं में हनुमंतापुरम गांव भी शामिल था, जहां पल्लव डायनेस्टी का राज था। उनके पास ताकत और पैसों की कोई कमी नहीं थी। सभी उनसे डरते थे क्योंकि हनुमंतापुरम को चलाने वाला पल्लव डायनेस्टी का राजा नंदीवर्मन था। उसके पास ऐसी तलवार थी जो कि बिजली की रफ्तार से भी तेज चलती थी, जिसे कोई तभी देख सकता था जब तक कि वो किसी की जान न ले ले। इसलिए कोई भी हनुमंतापुरम पर कब्जा करने की सोचता तक नहीं था। लेकिन जब इसके बारे में गोरा नाम के एक आदमी को पता चला कि नंदीवर्मन इतना ताकतवर और पैसे वाला है कि उसने मंदिर की दीवारों तक को पूरी तरह से हीरे और मोतियों से बना दिया है, तो गोरे का लालच हनुमंतापुरम के प्रति बढ़ने लगा ताकि वो वहां पर कब्जा कर सके। साथ ही ये गोरा ऐसे इंसान का नाम है जो कि सबसे बड़ा बदमाश और निर्दयी था। वो कभी किसी से नहीं हारा, लेकिन तब भी उसके अंदर उस समय इतनी हिम्मत तो नहीं थी कि वो आमने सामने नंदी वर्मा का मुकाबला कर पाए। इसीलिए वो ऐसे मौके की तलाश में लग गया कि वो नंदी वर्मन पर अचानक हमला करके उसे मार पाए। उसे वो मौका भी मिल गया। जब नंदी वर्मन मंदिर में मेडिटेशन कर रहा था, तभी गोरा ने उस पर हमला कर दिया। नंदी वर्मन ने भी हार नहीं मानी। उन्होंने भी गोरा के साथ बराबरी का मुकाबला किया, जिसमें लड़ते लड़ते दोनों मर गए। लेकिन उनके मरते ही आकाश में इतनी तेज बारिश हुई कि वो पूरा मंदिर ढह गया, जिसे नंदी वर्मन ने हीरे और मोतियों से बनाया था। और मुझे उसी मंदिर की जानकारी मिली है कि वो हनुमंतापुरम में कहां पर है। इसलिए मैं अपने सभी साथियों को वहां जाकर रिसर्च करना चाहता हूं ताकि नंदी वर्मन के बारे में और जानकारी निकाल पाऊं। अब अगले सीन में दोस्तों हम सूर्या नाम के एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो कि एक क्राइम सीन पर आता है, जहां से एक आदमी की लाश बरामद हुई है और सभी का कहना होता है कि इस आदमी ने नदी में कूदकर अपनी जान दी है। लेकिन सूर्या इतना इंटेलिजेंट है कि वो लाश को देखकर ही बता देता है, नहीं, इसे पहले मारा गया है और उसकी मौत को आत्महत्या दिखाने के लिए उसे नदी में फेंका गया है। अब ये सुनकर बाकी पुलिस वाले तो हैरान रह जाते हैं। दूसरी तरफ हनुमंतमपुरम गांव में धर्मराज नाम का आदमी, जो गांव का मुखिया भी है और पुराने मंदिरों को दोबारा से रिनोवेट करने का काम भी करता है, उसके पास काफी सारे लोग जमा हो जाते हैं क्योंकि धर्मराज ने हाल ही में एक मंदिर रिनोवेट करवाया है। तभी धर्मराज के साथी को बोस का फोन आता है, जिसमें वो ये कहता है कि वो अपने साथियों के साथ गांव में रिसर्च करने के लिए आ रहा है। अब ये सुनकर गांव वाले घबरा जाते हैं क्योंकि इस गांव का नियम है कोई भी 6 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलता। यहाँ तक कि कोई गांव के पहाड़ी वाले इलाके में जाने की तो क्या, वहाँ के बारे में सोचने से भी डरता है कि कहीं कोई अपशगुन न हो जाए। लेकिन राकेश नाम का एक लड़का सभी से कहता है कि अगर वो रिसर्च करने आ रहे हैं तो ये तो अच्छी बात है, इससे हमें भी पता चल जाएगा कि ऐसी कौन सी चीज है जो इस गांव में सांप की तरह लगी हुई है। पर उसके इतना कहते ही गांव के घर में अचानक आग लग जाती है। अब इसको देखकर सारे लोग घबरा जाते हैं। सभी कहते हैं कि ये तो कुछ भी नहीं है, अगर बोस और उसके साथी यहाँ पर आ गए, उन्होंने कुछ खुदाई की, तो सोचो कितना क्या होगा। पूरा गांव और यहाँ के लोग सब बर्बाद हो जाएंगे, तो हमें बचाने वाला कोई नहीं होगा। अब जैसे ही बोस और बाकी रिसर्च की टीम वहां पर पहुंचती है, सभी गांव वाले उनका रास्ता रोक लेते हैं ताकि उन्हें अंदर न जाने दिया जाए। लेकिन तब पुलिस वाले उन्हें समझाते हैं कि इनके पास गवर्नमेंट का ऑर्डर है, वो यहाँ खुदाई कर सकते हैं। अगर किसी ने इन्हें रोकने की कोशिश की तो वो इंसान कानूनी रूप से अपराधी माना जाएगा। ये सुनकर धर्मराज बोस और बाकियों से कहता है कि अगर तुम यहाँ पर रिसर्च करना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन 6 बजे के बाद तुम सभी को वापस जाना होगा। इस पर बोस और बाकी सभी मान जाते हैं। दूसरी तरफ एक नेता के गुंडों को पकड़ने की वजह से बेचारे सूर्या का ट्रांसफर हनुमंतमपुरम गांव में शिफ्ट कर दिया जाता है। इसलिए वो उस गांव में आता है जहां की हर चीज उसके लिए अनजान थी। इसलिए एक महिला कांस्टेबल सूर्या के गांव के बारे में बताते हुए उसे पूरे गांव की सैर कराती है कि इस गांव को भूतिया गांव के नाम से भी जाना जाता है सर।
यहाँ एक आत्मा भटकती है जो रात को घर से निकलने वाले लोगों को मार देती है। अब ये सारी बातें सूर्या को फालतू लग रही होती है, लेकिन तभी आसपास से उसे कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती है। ऐसा लग रहा है कि वो आवाजें उसे मदहोश कर रही है, जिस वजह से वो पीछे आ रही ट्रक को देख नहीं पाता। लेकिन इससे पहले कि वो ट्रक सूर्या को टक्कर मारता, गांव के कुछ लड़के वहां पर आकर उसे बचा लेते हैं। इस चीज से तो सूर्या हैरान था ही कि अचानक ये हो क्या गया भाई। अगले सीन में बोझ और बाकी जब खुदाई का काम शुरू करने वाले होते हैं, तभी अचानक जेसीबी के आगे का हिस्सा बिना ड्राइवर के ही कुमार नाम के एक लड़के जो कि नीला का दोस्त है उसके ऊपर गिरने वाला होता है, लेकिन सही समय पर साइड हो जाने की वजह से उसकी जान बच जाती है। अब ये देखकर सभी एकदम हैरान हो जाते हैं कि ये चीजें कैसे हो रही हैं अपने आप। लेकिन तभी वहां पर एक अघोरी आकर सभी से कहता है कि तुम सब यहाँ उस मंदिर को ढूंढकर उसका खजाना हासिल करना चाहते हो ना, लेकिन याद रहे ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होगी। अभी भी टाइम है, यहाँ से चले जाओ वरना पछताने तक का मौका नहीं मिलेगा। इतना कहकर वो अघोरी भी चला जाता है। अब कुछ टाइम के बाद सूर्या बोस की रिसर्च साइट पर आता है, क्योंकि उसे यहाँ अगर ये सच है तो मेरे पैरों से तो जमीन खिसक जाएगी। की देखभाल करने का काम दिया गया है, वो इसीलिए ताकि बोस को गांव वाले उसकी रिसर्च में परेशान न कर पाए। तब वहां पर सूर्य की मुलाकात नीला से होती है और थोड़ी बातों में दोनों एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं। जिसके बाद नीला को जमीन की खुदाई के दौरान हनुमंतमपुरम के मंदिर का एक छोटा सा हिस्सा दिखाई देता है। अब ये देखकर सभी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो लोग वहाँ की और ज्यादा खुदाई करने लग जाते हैं, जिस वजह से उन्हें वहाँ पर कुछ पुरानी मूर्तियां और कुछ स्कल्पचर्स दिखते हैं, जिसके हिसाब से ये जगह हनुमंतापुरम ही है और जिस मंदिर को वो ढूंढ रहे हैं वो यही है। साथ ही वहाँ पर नंदी वर्मन के बारे में भी लिखा होता है कि उसने इस मंदिर को अपनी धन दौलत के बलबूते पर बहुत कीमती तरीके से बनाया है। अब ये जानकर बोझ और बाकी सभी बड़े खुश होते हैं कि वो अपने लक्ष्य के काफी करीब पहुंच चुके हैं। अगले सीन में राकेश और उसके बाकी दोस्त आपस में बात कर रहे होते हैं, जहां वो सभी से ये कहते हैं कि बोझ और बाकी यहाँ उस मंदिर का खजाना ढूंढने आए हैं और उन्हें वो मंदिर मिल भी गया। लेकिन इतना सब करने के बाद भी कुछ हुआ नहीं गाँव में, मतलब कुछ अनहोनी। और आज तक जिस डर की वजह से हम उस पहाड़ी पर नहीं जा रहे थे, हमें लगता है कि वो सब अफवाहें हैं, हमें भी वहां जाना चाहिए ताकि उस मंदिर का कुछ खजाना हमें भी मिल सके। लेकिन बाकी लोग इसके लिए राजी नहीं होते, क्योंकि वो अभी भी डरे हुए हैं। पर कहाँ, जब लालच आ जाता है तो फिर कुछ भी हो सकता है। पर खजाने के लालच में इनबा नाम का राकेश का दोस्त रात को पहाड़ी वाले इलाके में चला जाता है, लेकिन अगली सुबह उसकी लाश के कई सारे टुकड़े गांव को मिलते हैं। अब ये देखकर उनकी समझ में नहीं आता ये क्या है। उन्हें लगता है कि सच में गांव के मुसीबत के दिन आ चुके हैं, इसलिए वो फिर से बोझ और बाकियों को आगे की खुदाई करने से मना कर देते हैं। लेकिन सूर्य के समझाने पर मजबूरन उन्हें हार माननी पड़ती है, क्योंकि सूर्य ने उनसे वादा किया था कि जो भी इसके पीछे है वो उसे बाहर लेकर जरूर आएगा। क्योंकि सूर्य ने वादा किया था कि इस गाँव में जो डर है ना, उसके पीछे का कारण पता लगा कर रहेंगे हम। अब सूर्य गाँव वालों से ये जानने की कोशिश करता है कि इससे पहले कौन कौन गाँव में रात को बाहर निकलने की वजह से मारा गया, जरा बताओ। तो उसे प्रशांत के बारे में पता चलता है, वही प्रशांत जो मूवी की शुरुआत में मारा गया था। दोस्तों, गाँव वाले कहते हैं कि प्रशांत कुछ महीने पहले बोस के साथ यहाँ पर आया था। वो किसी चीज की तलाश में था, लेकिन अचानक एक रात वो मारा गया। इसीलिए सूर्या बोस के पास आकर उसे प्रशांत के बारे में पूछता है, लेकिन बोस भी उसे मना कर देता है कि मुझे भी नहीं पता प्रशांत के साथ आखिर क्या हुआ। अगले सीन में बोस की खुदाई वाली जगह का अचानक ही मौसम बदलने लग जाता है, जिस वजह से वहाँ की जमीन भी फट जाती है। ये देखकर सारे हैरान होते हैं और उनको डर भी लगने लग जाता है कि ये हो क्या रहा है। तभी सूर्य के हाथ में मौजूद मेटल डिटेक्टर भी बजना शुरू हो जाता है और देखते ही देखते वहाँ की जमीन ऐसे क्रैक हो जाती है कि सूर्य उसके नीचे गिर जाता है। लेकिन उसकी किस्मत अच्छी होती है कि किसी मूर्ति पर उसका हाथ फंस जाता है, जिससे उसकी जान बच जाती है। और फिर सारे लोग सूर्या और उस मूर्ति को बाहर निकाल लेते हैं, जो कि नटराज की मूर्ति होती है। उसी ने सूर्या की यहाँ पर जान बचाई है। अगले दिन सूर्य को फोन के जरिए पता चलता है कि इनबा को किसी धारदार हथियार से मारा गया है, जिसने करीब 1 माइक्रोसेकंड के अंदर उसके शरीर के टुकड़े कर दिए। वो भी सोचता है कि यार, आज तक ऐसा हथियार तो मैंने कहीं देखा नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि इनबा को किसने मारा, कैसे मारा। सूर्य बिल्कुल हैरान रह जाता है। अब सूर्य नीला के पास आता है और नीला उसे नंदी वर्मन और उसकी रहस्यमय तलवार के बारे में बताती है। ये जानकर सूर्य को लगता है कि शायद ये वही तलवार हो जिसने इनबा और प्रशांत को मारा। इसलिए वो ये तय करता है कि आज रात वो पहाड़ी में अकेले जाएगा, ये देखने के लिए कि इसके पीछे कोई इंसान है या फिर कोई आत्मा। लेकिन जैसे ही वो रात को उस जगह पर आता है, वहाँ कुछ लोग आकर उस पर हमला कर देते हैं, जिनके हमले का तरीका ऐसा होता है कि वो ये दिखाना चाह रहे हो कि ये भूत कर रहा है। इसीलिए अभी के लिए सूर्य अपनी जान बचाकर वहाँ से तुरंत भाग निकलता है। अगले दिन सूर्य दोबारा उसी जगह पर जाता है जहाँ कल रात उन लोगों ने उस पर हमला किया था। वहाँ उसे धर्मराज का टूटा हुआ लॉकेट दिखाई देता है। इसलिए वो गाँव वालों से धर्मराज के बारे में और जानकारी निकालता है, जहाँ सारे लोग उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें करते हैं। लेकिन जब सूर्य उसके घर जाता है तो उसे वहाँ कई सारी एंटीक मूर्तियां दिखाई देती है। और वो जब इसके बारे में किसी एक्सपर्ट से पूछताछ करता है तो पता चलता है कि वो सारी ऐसी एंटीक मूर्तियों की रेप्लिका है, जिसकी ब्लैक मार्केट में कीमत करोड़ों में है और अभी के टाइम पर ओरिजिनल मूर्तियां लापता हैं।
ये जानकर सूर्य को धर्मराज पर थोड़ा थोड़ा शक होने लग जाता है कि शायद वो मूर्तियों को ब्लैक मार्केट में बेचने का काम करता है। अगले सीन में नीला का एक साथी कमल रात को उसी जंगल में आता है, पर तब वहाँ पर वो अनजान लोग उस पर हमला कर देते हैं, जिससे उसकी जान चली जाती है। ये देखकर दोबारा सभी लोग घबरा जाते हैं कि एक और इंसान मारा गया। सूर्य नीला और बाकियों से पूछता है कि किसी ने कमल के बिहेवियर में कोई बदलाव देखा था आजकल, शायद वो परेशान हो या कोई दूसरी बात, कोई ऐसी बात जिससे वो रात में जंगल में गया हो। तब एक लड़की कहती है कि कमल ने कहा था उसने मंदिर के अंदर जाने का रास्ता ढूंढ लिया है और इसके बारे में वो बॉस से बताने को जा रहा है, पर तब से मैंने उसको नहीं देखा जब से वो गया। और एक और चीज है कि तब से बॉस भी लापता है। अब यहाँ ये सीन कुछ टाइम पहले के समय पर मुड़ जाता है, जहाँ कमल बोस को मंदिर के अंदर जाने वाले रास्ते के बारे में बताता है। अब ये सुनकर बोस उसे कहता है कि किसी को इसके बारे में मत बताना। जिसके बाद रात को बोस अकेले ही उस जगह जाने के लिए निकलता है जिसके बारे में कमल ने उसे बताया था। अब ये देखकर कमल भी उसका पीछा करने लग जाता है ताकि देख सके कि आखिर बोस कहाँ जा रहा है, पर तभी दुर्भाग्य से अनजान लोग उसकी जान ले लेते हैं। अगले सीन में सूर्य अपनी बाकी पुलिस वालों के साथ स्टेशन आता है, जहाँ पर नटराज की मूर्ति होती है। लेकिन जब वो और नीला ध्यान से उस मूर्ति को देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये तो वो मूर्ति नहीं है जो उन्होंने जमीन से निकाली थी, बल्कि ये तो उसकी रेप्लिका है। असली तो कहीं गायब हो गई है, जिससे किसी को कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर इसे किसने बदला होगा। अब सूर्य अपने सीनियर ऑफिसर के पास आकर उन्हें अपनी रिपोर्ट दिखाता है कि जहां तक मुझे लगता है जितने भी लोग रात को निकलने की वजह से मारे गए, उन्हें धर्मराज और उसके साथियों ने मिलकर मारा है। वो असली आर्टिफैक्ट को ब्लैक मार्केट में बेचने का काम करते हैं और उसके बदले उसकी जगह पर रेप्लिका रख देते हैं, और इसमें उनका साथ आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का हेड चक्रवर्ती भी दे रहा है, क्योंकि इतनी आसानी से ये आइटम देश के बाहर तो जा नहीं सकते जब तक कि चक्रवर्ती क्लियरेंस सर्टिफिकेट पास न कर दे तब तक। रही बात बोस की, तो मुझे उस पर शक है पर कंफर्म नहीं कह सकता, लेकिन हाँ वो धर्मराज और चक्रवर्ती से मिला हुआ है। अब ये जानकर सीनियर ऑफिसर सूर्य के इस काम की काफी तारीफ करता है, जिसके बाद सभी बदमाशों के खिलाफ अरेस्ट वारंट इश्यू किया जाता है। इधर धर्मराज और चक्रवर्ती ने बोस को मंदिर के अंदर बंदी बनाकर रखा होता है, जहां वो उससे कहते हैं कि तुम्हारी वजह से पूरे गांव वालों को हमारे प्लान के बारे में पता चला है। हमने तुम्हें सिर्फ मंदिर का ढूंढने का काम दिया था, तुम तो इसकी सच्चाई दुनिया को बताने वाले थे, इसलिए अब तुम्हें मरना होगा। दरअसल बोस धर्मराज और चक्रवर्ती के प्लान के बारे में जानता था कि वो लोग हनुमंतापुरम मंदिर की कीमती चीजों को ब्लैक मार्केट में बेचना चाहते थे, पर बोस इसके खिलाफ था कि ये सारी चीजें इतिहास से जुड़ी हुई है, इन्हें बेचना नहीं चाहिए। लेकिन इस प्रोजेक्ट में लगाए हुए पैसे चक्रवर्ती और धर्मराज के थे, इसलिए बोस मंदिर की जानकारी को तो निकालना चाहता था, लेकिन कीमती चीजें उनके हाथ नहीं लगने देना चाहता था। इसी वजह से उसने कमल को मना कर दिया कि इसके बारे में किसी को ना बताएं, पर कमल को लगा कि बोस कुछ गड़बड़ी करने वाला है, इसलिए वो उसका पीछा करने लग गया, पर धर्मराज और उसके साथियों ने उसे मार डाला। दूसरी ओर सूर्य और नीला गांव के एक लापता बच्चे को ढूंढ रहे होते हैं, जिसका असल में धर्मराज ने अपहरण किया है। तभी वहां की जमीन फट जाती है, जिससे सूर्य और नीला दोनों मंदिर के अंदर गिर जाते हैं, जहां धर्मराज उस लड़की के साथ बोस को भी मारने वाला होता है। इसलिए सूर्य सभी बदमाशों से लड़ना शुरू करता है। तभी सूर्य से लड़ने के लिए वहां पर कुमार आता है। ओह, इसके पास नंदी वर्मन की तलवार है, यानी कि ये भी धर्मराज के साथ मिला हुआ है, और इसने प्रशांत, कमल और इनबा को तलवार से मारा था ताकि कोई भी उनके ब्लैक मार्केट के बिजनेस के बारे में ना जान पाए। लेकिन तब सूर्य कुमार से वो तलवार लेकर उसकी ही जान ले लेता है, जिसके बाद पूरा मंदिर टूटना शुरू हो जाता है, जिसमें धर्मराज और चक्रवर्ती दोनों मारे जाते हैं। लेकिन सूर्य, बोस और बाकी बाहर आने में सफल हो जाते हैं। यानी कि आज भी नंदी वर्मन की आत्मा अपने गांव और वहां के लोगों की मदद करती है। इसीलिए उस बच्ची की मां की प्रार्थना की वजह से नंदी वर्मन ने सूर्य और नीला को उस मंदिर में जाने का रास्ता दिखा दिया ताकि उस बच्ची को बचा पाए। साथ ही सूर्य जब जमीन फटने की वजह से गड्ढे में गिरा था, तब नटराज की मूर्ति ने उसकी जान बचाई थी। इन सब से जाहिर होता है कि नंदी वर्मन की आत्मा आज भी उस गांव में मौजूद है और वो नहीं चाहती कि कोई उस मंदिर को नुकसान पहुंचाए, इसलिए उसने इस मंदिर को दोबारा उसी तरह से जमीन में छुपा दिया। और अब मूवी के आखिर सीन में सूर्य सभी ओरिजिनल आर्टिफैक्ट को जब्त कर लेता है जो स्मगल किए जाने वाले थे उन्हीं को। तो वहीं गांव वाले बड़े खुश होते हैं कि सारे बदमाश मारे जा चुके हैं और अब वो रात को भी आराम से घूम सकते हैं। और इसी मिक्स्ड फीलिंग के साथ दोस्तों ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, ध्यान रखेगा अपना, एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग। तेल रगड़ रगड़ कर हाथ घिस गए, पर बाल उड़े जा रहे कोच साहब। अबे डम्बेल, जैसे सिर्फ प्रोटीन शेक से बॉडी नहीं बनती, वैसे ही बाल उगाने के लिए सिर्फ तेल नहीं, पूरा सोल्यूशन चाहिए। राया ट्राई कर, फ्री हेयर टेस्ट लो, कस्टमाइज किट और डाइट प्लान मिलेगा। सिर्फ 5 महीने में रिजल्ट्स देखो, नहीं तो पैसे वापस। और गाइडेंस के लिए मेरे जैसा कोच भी मिलेगा। सही है कोच। बिट्टू, तुझे बाबा संन्यास घेणार आहेत. सर्व माया आहे. याहून मोठी बातमी सांगू, रॅपिडोवर लोएस्ट प्राइस कॅप गॅरंटीड, नाही तर डबल पैसे तुमचे गॅरंटीड. डबल गॅरंटी. गारंटी बर गारंटी, लोएस्ट प्राइस गारंटी. सुंदरम मास्टर, वेलकम टू योर रॉकर्ट्स। कैसे हैं आप सभी?
सोचिए आप एक टीचर हैं और आपकी ऐसे गांव में पोस्टिंग हो जाती है जहां पर जाने का ना ही रास्ता अच्छा है और ना ही गांव के बारे में आप लोगों को कुछ पता है। मतलब वो गांव एक ऐसी जगह पर है जहां दुनिया वाले ना उनको जानते हैं और ना ही वो दुनिया वालों को जानते हैं, क्योंकि उस गांव के लोग अभी भी ब्रिटिशर वाली जिंदगी जी रहे होते हैं। मतलब उस जमाने की जिंदगी, उनको बाहर के लोगों से कोई लेना देना नहीं होता। ऐसे में सोचिए अगर आपको इंग्लिश का टीचर बना के वहां भेजा जाए तो आप सिचुएशन को कैसे हैंडल करोगे। तो ऐसी ही ये कहानी है एक सुंदरम नाम के टीचर की, जिसे इंग्लिश का टीचर बनाकर ऐसे गांव में भेजा जाता है। देखो दोस्तों, कहानी उतनी सीधी है नहीं जितनी ये लगती है। सुंदरम का वहां पर जाने का एक और प्लान है और वो हमको धीरे धीरे कहानी में पता चलेगा। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। कहानी की शुरुआत में हम सुंदरम नाम के एक इंग्लिश टीचर को देखते हैं जो जंगल से गाँव की तरफ जा रहा होता है जहाँ पर उसकी हाल ही में पोस्टिंग हुई है। अब जैसा कि मैंने आपको कहा था कि गाँव बहुत ही अजीब जगह पर है, तो ऑब्वियस सी बात है सुंदरम को रास्ता नहीं मिल रहा है वहां जाने का। फिर वो भी गूगल मैप के जरिए रास्ता ढूंढते हुए वहां जा रहा होता है। इसी बीच उसे भूख भी लगती है तो वो अपनी पेट पूजा पर भी बराबर ध्यान देता है। अब थोड़ी दूर पर जाकर सुंदरम को एक पोस्ट बॉक्स दिखाई देता है, जिसको देखकर उसे थोड़ा शांति मिलती है कि चलो भाई आसपास कोई ना कोई जरूर होगा, मतलब कोई गाँव वगैरह तो शुरू हो ही जाएगा यहाँ से। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि इस पोस्ट बॉक्स को आप जरूर याद रखेगा क्योंकि इसका कहानी में कोई लिंक है। सुंदरम भी अपना दिमाग लड़ाते हुए गूगल मैप के जरिए रास्ता ढूंढते हुए जा ही रहा होता है कि तभी एक जगह पर उसको रुकना पड़ता है, क्योंकि आप लोगों को तो पता है गूगल मैप वो रास्ता दिखा देता है जो असली में होता नहीं, और ठीक वही इसके साथ भी होता है। गूगल मैप पे तो रास्ता दिखता है लेकिन रियल लाइफ में वहाँ पर नदी आ जाती है। अब इस वजह से वहाँ सुंदरम को रुकना पड़ता है। वो सोचने लग जाता है कि करूँ क्या। तभी उसे नदी के सामने जंगल में ढेरों लोग सीधे घूरते हुए उसको दिखाई देते हैं। अब उन्हें अचानक से देखने पर वो डर ही जाता है। फिर वो एक पेपर निकालता है जिस पर कुछ ड्राइंग्स बनी होती है। अब उनको देखकर वो लोग एक एरो शूट करते हैं जिससे नदी के ऊपर एक ब्रिज गिरता है और उससे क्रॉस करके फिर सुंदरम आता है उनके पास। दूसरी ओर हम सुंदरम के दूसरे कलीग्स टीचर्स को देखते हैं जो अपने में डिस्कस कर रहे होते हैं कि प्रिंसिपल सर ने सुंदरम को ही पोस्टिंग वहां पर क्यों की, हमारी क्यों नहीं की। अब इस पर एक टीचर मजाक में कहता है कि यार हमारा प्रिंसिपल काला है और उसे काले लोग पसंद है, शायद इसीलिए उसने सुंदरम को वहां पर चुना होगा। अब यहाँ पर हम सुंदरम को देखते हैं जिसे गाँव वालों ने बिल्कुल Z+ सिक्योरिटी दे रखी है। दोस्तों हमारे हिसाब से Z+ सिक्योरिटी, लेकिन उन्हें नहीं पता इसे Z सिक्योरिटी कहते हैं क्योंकि वो तो बाहर की दुनिया के बारे में कुछ जानते ही नहीं। लेकिन सभी गाँव वाले उसको ऐसे देखते हैं कि कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी उनके गांव पर आया है। सभी लड़कियां सुंदरम को देखकर एक तरफा फ्लैट हो जाती है और उसे अपना ड्रीम हस्बैंड मान लेती है। बताओ, एक ही नजर में। असल में ये गांव और यहाँ रहने वाले लोग, मैंने कहा जैसे कि बाहर की दुनिया से जुड़े हुए हैं ही नहीं। इन्हें मॉडर्न टेक्नोलॉजी और बाहरी दुनिया के बारे में कुछ पता नहीं होता, इसलिए किसी बाहर वाले को देखकर ये काफी एक्साइटेड हो जाते हैं। अब सुंदरम को वहाँ घर दिया जाता है, सब कुछ दिया जाता है। रात होने पर वो अपने एरिया के MLA के लिए एक लेटर लिखता है जिसमें वो लिखता है कि सर मैं गांव में पहुंच चुका हूं और सभी यहाँ पर मेरी बहुत खातिरदारी कर रहे हैं और मैं जल्द ही प्लान को सक्सेसफुल करूंगा। आप मेरी DO पोस्ट तैयार रखिएगा। DO यानी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर दोस्तों। पर वो प्लान कौन सा है जिसे पूरा करने सुंदरम अपने घर छोड़कर इतना दूर इन लोगों के बीच इस गांव में आया है, इसी कहानी को बताते हुए हमको फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां सुंदरम एक शादी का रिश्ता देखने एक लड़की के घर जाता है और वो लड़की बहुत ही सुंदर होती है। पर सुंदरम ठहरा हमारा सख्त लौंडा जिसे लड़की वगैरह से ज्यादा खाने और दहेज में इंटरेस्ट होता है, इसलिए जल्दी से 2 समोसे चेपने के बाद सुंदरम सीधे पॉइंट पर आ जाता है और ससुर जी से एक बाइक की डिमांड करता है। अब ये सदमा ससुर जी झेलते उससे पहले सुंदरम अपनी ड्रीम बाइक का मॉडल भी उनको बता देता है जो कि थी रॉयल एनफील्ड। जबकि यहाँ पर देखा जाए तो सुंदरम के पेरेंट्स भी दहेज के खिलाफ होते हैं और उसे भी दहेज लेने से मना कर देते हैं। आगे सुंदरम अपने स्कूल पहुंचता है जहाँ पर MLA साहब आए होते हैं और यही कारण था कि सुंदरम को भागकर जल्दी से स्कूल आना पड़ा। जहाँ इंस्पेक्शन करते हुए MLA सुंदरम को अपने साथ आने को कहता है और उसे अकेले में ले जाकर उसे एक ऑफर देता है। MLA सुंदरम को बताता है कि हमारे स्टेट से जुड़कर एक जंगल के बीचों बीच गाँव है जिसका नाम है मिर्याला मेट्टा। हो सकता है तुमने इसके बारे में पहले कभी ना सुना हो, पर मैं चाहता हूँ कि तुम इस गाँव में इंग्लिश टीचर के तौर पर जाओ। असल में ये गाँव के लोग बाहर की दुनिया को बिल्कुल नहीं जानते, इन्हें मॉडर्न वर्ल्ड की कोई समझ नहीं है और ये लोग हम लोगों के साथ मिलना घुलना कुछ नहीं चाहते, जिसकी वजह से इतने सालों से हम इनके बिल्कुल भी करीब नहीं जा पाए हैं। पर कुछ ही समय पहले इनकी तरफ से इनके गाँव के लिए एक इंग्लिश टीचर की मांग हुई है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ पर इंग्लिश टीचर बनकर जाओ। अब ये सुनते ही सुंदरम तो हंसने लग जाता है और कहता है कि सर मैं कैसे, मैं तो सोशल स्टडीज का टीचर हूँ, इंग्लिश वाले सर तो वहाँ प्लेग्राउंड में खड़े, उनसे बोलो ना आप। अब इस पर MLA कहता है मुझे पता है तुम कौन से सब्जेक्ट के सर हो, पर मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ पर इंग्लिश टीचर के तौर पर बनकर जाओ, सिर्फ तुम, क्योंकि तुम्हारा काम वहाँ जाकर इंग्लिश सिखाना नहीं है बल्कि तुम्हारा असली काम होगा
हमारे प्लान को सक्सेसफुल करना। इसको समझाते हुए एमएलए सुंदरम को बताता है, मैं चाहता हूँ कि तुम इन गांव वालों को आसानी से इन्फ्लुएंस करो कि वो हमारी कंस्टिट्यूएंसी में ज्वाइन होने के लिए मान जाए, यानी कि वो ऑफिशियली हमारे गवर्नमेंट के अंदर आ जाए, जो कि वैसे बहुत मुश्किल काम है। पर अगर ऐसा हो गया तो इससे मुझे ये फायदा होगा कि आने वाले इलेक्शन में पार्टी मुझे ज्यादा वैल्यू देगी और मैं इन सब चीजों के बदले तुम्हें डीईओ की पोस्ट दिलवा दूंगा। यही सुनकर सुंदरम के खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। एमएलए आगे कहता है कि साथ ही में मैंने सुना है कि उस गांव में एक बहुत ही कीमती चीज है, तो तुम्हें ये भी साथ में पता करना होगा कि वो कीमती चीज है क्या। और गांव में जाने के बाद इस सभी अपडेट्स तुम मुझे लेटर्स के जरिए दोगे, समझे? और वो लेटर बॉक्स तुम्हें गांव के बाहर आराम से मिल जाएगा, जो कि तुम्हें मुझे रेगुलर टाइम में पोस्ट करना होगा। अब ये सुनकर सुंदरम इस प्लान के लिए मान जाता है और अभी से वो डीईओ बनने के सपने देखने लग जाता है। ये भी देखता है कि मैं डीईओ बन जाऊंगा, उसके बाद ये करूंगा, बहुत सारी चीजें करूंगा, काफी तैयारी करता है उसकी। इस प्लान के लिए सुंदरम को 6 महीने का समय मिलता है और इसी वजह से वो बिना समय गंवाए गांव में आ जाता है। अब हम करंट कहानी पर वापस आते हैं। यहाँ गांव में सुंदरम का पहला दिन होता है और जैसा सेलिब्रिटी ट्रीटमेंट उसको पिछले दिन मिला था वैसा ही आज भी मिलता है। उसके एक इशारे पर उसके लिए सभी चीजें बिल्कुल तैयार कर दी जाती है और सुंदरम पूरी तरह से तैयार होकर अपनी पहली क्लास के लिए जाता है, जहाँ पहले दिन वो अल्फाबेट्स पढ़ाने का फैसला करता है पर किसी को कुछ भी समझ में नहीं आता। जिसके बाद वो वर्ड्स की स्पेलिंग पढ़ने लग जाता है, जिसमें डोंकी की स्पेलिंग वो गलत बोल देता है और इस पर वहाँ बैठे एक बूढ़े अंकल उसे इंग्लिश में कहते हैं, व्हाट आर यू टीचिंग मैन? और ये सुनते ही सुंदरम पूरी तरह से शॉक कि अच्छा, अंकल को इंग्लिश कैसे आ गई यहाँ पर। तब हमें पता चलता है कि गांव वालों को इंग्लिश पूरी तरह आती है और वो समझ जाते हैं कि सुंदरम कोई इंग्लिश टीचर है ही नहीं। इसलिए वो सुंदरम को पकड़ लेते हैं और उसको कहते हैं कि तुम्हें प्रूव करना होगा कि तुम इंग्लिश के टीचर हो, जिसके लिए तुम्हें 15 दिन बाद होने वाले टेस्ट में सभी सवालों का सही जवाब देना होगा, वरना तुम्हें यहाँ किसी एक पेड़ पर लटका कर मार दिया जाएगा। और ये सुनकर सुंदरम की हालत खराब हो जाती है कि एक तरफ से धोखा हो गया उसके साथ। उसने सोचा ही नहीं था कि उसका प्लान उस पर ही भारी पड़ जाएगा। इसके बाद सुंदरम की सारी सेलिब्रिटी फैसिलिटीज छीन ली जाती है और साथ में उसे गाँव में अब काम भी करना पड़ता है। इसी बीच गाँव का एक लड़का ओझा सुंदरम के पास रात में आता है। उससे कहता है, मैं आपकी मदद करने आया हूँ। जिसके बाद ओझा सुंदरम को इस गांव की कहानी बताता है कि जब अंग्रेज पहली बार इस गांव में आए थे तो उन्हें यहाँ के जंगलों में पेपर मिला था, यानी कि काली मिर्च, जो अंग्रेजों के लिए बहुत वैल्यूएबल थी। इसी वजह से उन्होंने हमें बहुत समय तक टॉर्चर किया, जबकि हमें काली मिर्च की कोई जरूरत नहीं थी। तब एक ट्रैवलर हमारे यहाँ पर आया जिसने ब्रिटिशर से उनकी भाषा इंग्लिश में बात की। उसने हमारी तरफ से अंग्रेजों को कहा कि आप लोगों को जितना काली मिर्च चाहिए ले लो, हमें उसकी कोई जरूरत नहीं है, हम आपके बीच कोई प्रॉब्लम नहीं खड़ी करेंगे। फिर उसके बाद ब्रिटिशर्स ने हमारे गांव पर टॉर्चर बंद किया और तब हमें समझ में आ गया था कि इंग्लिश कितनी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है। इसी वजह से उस समय से हमारे गांव में इंग्लिश सीखना बहुत जरूरी हो गया और अभी तो यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों को भी इंग्लिश आती है। बस यहाँ पर एक प्रॉब्लम यह है कि हमें इंग्लिश बोलना आता है, लिखना नहीं आता। इसी वजह से हमने आपको बुलाया। इसके बाद ओझा सुंदरम की टेस्ट में मदद करता है और उसे स्पेलिंग याद करवाता है और इस तरह 15 दिन के बाद टेस्ट में सुंदरम हो जाता है पास और सभी अपनी गलती मान लेते हैं कि हमने आप पर गलत आरोप लगाए। अब सुंदरम अपने प्लान पर लग जाता है और गांव वालों को ललचाने के लिए उन्हें ढेरों चीजें देने लग जाता है, जिसका सभी गांव वाले उटपटांग चीजों के लिए इस्तेमाल करने लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि इनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। उसी बीच सुंदरम मन्या नाम की एक गाँव की लड़की से मिलता है, जो सुंदरम को गाँव की कीमती चीज दिखाने का वादा करती है और उसे एक पहाड़ी इलाके में लेकर जाती है। सुंदरम को वहां पर जाकर लगता है कि बस अब मुझे वो कीमती चीज मिलने वाली है जिसके लिए मैं यहाँ पर आया था, वही। पर मन्या उसे पहाड़ी की सुंदरता दिखाते हुए कहती है, यही तो हमारे गांव की कीमती चीज है, यहाँ की हरियाली, यहाँ का वातावरण, यहाँ की सुंदरता, यहाँ की रौनक। अब इस पर सुंदरम हंसते हुए कहता है, अरे नहीं नहीं, तुम मजाक कर रही हो ना, ये वो कीमती चीज नहीं है। और इतना कहते ही वो वहां से चला जाता है। इसके बाद वो गांव के बाकी लोगों से उस कीमती चीज के बारे में पूछने लग जाता है, जिस पर एक लड़की उससे कहती है कि आप ही वो कीमती चीज हो, क्योंकि वो सुंदरम को पसंद करती थी इसीलिए। वैसे ही एक दूसरी लड़की अपने पति को सबसे कीमती चीज बताती है और सुंदरम सोचने लगता है कि यार ये लोग क्या बोल रहे हैं। तभी ओझा सुंदरम के पास आता है तो सुंदरम उससे वही सवाल पूछता है। तब वो भी कहता है कि यहाँ हमारे लिए सबसे कीमती चीज हमारी कुल देवी है और उनकी प्रतिमा जो गांव के मंदिर में रखी हुई है। अब सुंदरम को जैसे इस बात का पता चलता है तो वो Iodex Ultra Gel Plus. Get all day pain relief from morning to night. With the new Iodex Ultra Gel Plus. भागते हुए गांव के मंदिर पहुंचता है, जहां वो मंदिर का दरवाजा हटाता है और अंदर देखने पर उसे वहां कुछ भी नहीं दिखाई देता। वहां पर कोई प्रतिमा नहीं होती। अब सुंदरम वहां से लौटकर ओझा को बताता है कि वहां मंदिर में तो कुछ भी नहीं था, कोई प्रतिमा नहीं थी। ओझा कहता है कि अच्छा एक बात बताऊं,
वो प्रतिमा हमारे लिए बहुत कीमती है। हमारे गांव ने उसके लिए बहुत लड़ाइयाँ लड़ी है, इसलिए उसे लोगों से दूर एक जगह पर छुपा कर रखा हुआ है। अब सुंदरम ओझा से उस जगह के बारे में पूछता है, पर ओझा कहता है कि ये तो मुझे भी नहीं पता कि वो कहाँ पर है, यहाँ सिर्फ हमारे मुखिया को उस जगह के बारे में पता है। फिर सुंदरम उसे पूछता है तो फिर उस प्रतिमा को लोगों के पास कब लाया जाता है। ओझा जवाब देता है कि जब हमारे गांव पर बहुत बड़ा संकट आने लगे तब, जैसे कि झुंड में जंगली जानवरों का गांव पर हमला हो जाए या फिर कोई सुनामी जैसी समस्या आ जाए तब देवी से प्रार्थना करने के लिए हम उस प्रतिमा को बाहर लेकर आते हैं। अब सुंदरम अपना दिमाग चलाने लग जाता है कि कैसे मैं कुछ ऐसा करूं कि सभी को लगे कि उन पर कोई प्रॉब्लम आ गई है, जिसके लिए वो मन्या के पास जाता है और उसे कहता है कि जल्द यहाँ पर तूफान आने वाला है। जिस पर मन्या कहती है कि नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा। असल में मन्या को क्लाइमेट्स का बहुत नॉलेज होता है, जिसकी मदद से वो बारिश, तूफान और इन सब चीजों के बारे में पहले अनुमान लगा लेती है और गाँव वालों को बता देती है। मन्या कहती नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि कोई तूफान वगैरह आने वाला है। अब इस पर सुंदरम भड़कते हुए मन्या से कहता है कि तुम्हें लगता है मैं बेवकूफ हूँ जो ये कह रहा हूँ, जब यहाँ पर तूफान आ जाएगा तब क्या करने से फायदा। इतना कहकर सुंदरम मन्या को इतना डरा देता है कि मन्या मान जाती है कि अच्छा तूफान आने वाला है। इसके बाद मन्या गांव वालों को जाकर कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जल्दी हमारे गांव पर कोई खतरा आने वाला है, यहाँ तेज तूफान आ रहा है। सभी फिर मन्या की बात मान लेते हैं क्योंकि वो क्लाइमेट एक्सपर्ट थी गाँव में, और फिर सभी त्योहार की तैयारी में लग जाते हैं। वही त्योहार जिसमें प्रतिमा को बाहर लाया जाएगा, क्योंकि प्रतिमा को त्योहार के जरिए ही लोगों के बीच लाया जाता है। अब गाँव में त्योहार की तैयारी होती है, सभी लोग साफ सफाई में लगे रहते हैं और नए नए कपड़े पहनने लग जाते हैं। उसी बीच निथन्ना नाम का एक बूढ़ा आदमी सुंदरम को आकर उसके लिए नए कपड़े देता है। आगे मुखिया जी प्रतिमा को एक गुफा से बाहर लाते हैं जहाँ पर प्रतिमा छुपाई जाती है, जिस वजह से प्रतिमा को ले जाते हुए हम सुंदरम को उसी गुफा में छुपा हुआ देखते हैं, जो ये पता करने के लिए आया था कि गांव वाले प्रतिमा को कहाँ रखते हैं। ये सभी बातें सुंदरम नोट कर लेता है और इन्हें एक पेपर में लिखकर इसे पोस्ट बॉक्स में डाल देता है। अब त्योहार वाले दिन सुंदरम नए कपड़े पहनकर बाहर आता है और पहली बार उस प्रतिमा को देखता है, जिसको देखकर सभी दूध, दही, चंदन, हल्दी इन सारी चीजों से नहलाते हैं। सुंदरम भी उसकी वीडियो बनाते हुए कहता है ये तो एक पत्थर है, लेकिन ओझा थोड़ा गुस्से में कहता है कि ये पत्थर नहीं है साहब, हमारी देवी माँ है। जिसके बाद सभी देवी की प्रार्थना को पूजने लग जाते हैं। उसी बीच सुंदरम प्रतिमा की ली हुई फोटो को देखता है तो उसे पता चलता है कि प्रतिमा तो सोने से बनी हुई है, पर यहाँ किसी को सोने का मतलब तक नहीं पता, यानी कि उन्हें ये भी नहीं पता कि सोना कितना मूल्यवान है, कितना ज्यादा कीमती है। गाँव वाले तो बेचारे अपनी भक्ति में डूबे होते हैं, उन्हें प्रतिमा से इतना लगाव है क्योंकि ये उनकी देवी है, उन्हें ये नहीं पता कि ये सोने की मूर्ति भी है। लेकिन ये सुंदरम के लिए बहुत बड़ी सीख होती है कि किस तरह यहाँ के लोग कीमती चीजों को लेकर लालच नहीं करते। इन लोगों को किसी चीज का लालच नहीं है। अब अगली सुबह सुंदरम को पता चलता है कि गांव का एक बुजुर्ग नेथान्ना पिछली रात मर गया है और उनकी क्रियाक्रम की तैयारी चल रही होती है। फिर सुंदरम उन पलों को याद करने लग जाता है जिसमें वो और नेथान्ना बातें कर रहे थे, दोनों हंस रहे थे, लड़ रहे थे और सब कुछ एंजॉय कर रहे थे। इन पलों को याद करते हुए सुंदरम की आंखों में आंसू तक आ जाते हैं, बहुत इमोशनल हो जाता है वो। पर तभी वो गौर करता है कि गाँव का कोई भी इंसान दुखी नहीं है, उल्टा सब बहुत ज्यादा खुश हैं। और तो और नेथान्ना की 2 बेबियां वो भी बहुत ज्यादा खुश हैं। जिस पर वो ओझा से पूछता है कि यहाँ सभी लोग इतने नॉर्मल क्यों हैं, इन्हें नेथान्ना के चले जाने का दुख क्यों नहीं है। जवाब में ओझा कहता है कि एक दिन तो सभी को जाना है ना, तो इसमें दुख होने की क्या बात है। इसके बाद सभी गाँव वाले नेथान्ना के शरीर को जलाकर कुछ देर बाद एक साथ खाना खाने बैठते हैं और उसी दौरान सभी उन पलों को याद करते हैं जो उन्होंने नेथान्ना के साथ बिताए थे, जिसमें सभी अपने अपने नेथान्ना के साथ खुशी वाले पलों को याद करते हैं। लेकिन बहुत बढ़िया चीज है, सुंदरम को भी ये चीज बहुत पसंद आती है क्योंकि ये मौत को देखने का एक नया नजरिया है दोस्तों। सुंदरम फिर ओझा से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है मेरे इस दुनिया से चले जाने के बाद लोग मेरे बारे में क्या याद रखेंगे। जिस पर ओझा सबको कहता है सुनो, मास्टर पूछ रहे हैं कि उनके चले जाने के बाद तुम उनके बारे में क्या याद रखोगे। और इसके बाद सभी सुंदरम को लेकर अपनी अपनी बातें बताने लग जाते हैं, उसके मजाक वाले पलों को याद करने लग जाते हैं और इससे सुंदरम काफी इमोशनल हो जाता है और वहां से उठकर चला जाता है। अब रात को सुंदरम सभी को क्रिकेट मैच दिखाता है, उन्हें समझाता है कि ये इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का मैच चल रहा है जिसमें युवराज सिंह 6 गेंदों पर 6 छक्के मारकर इंडिया को जीत दिला देता है और सभी इस पर खुशी से नाचने लग जाते हैं। उन्हें लगता है कि इंडिया ने इंग्लैंड को युद्ध में हरा दिया। असल में यहाँ के लोगों को अब तक ये भी नहीं पता होता कि इंडिया आजाद हो चुका है और ब्रिटिशर्स भारत छोड़ चुके हैं। उन्हें अभी भी ऐसा लग रहा होता है कि गांधी जी जिंदा हैं, वो आजादी के लिए लड़ रहे हैं। तभी सुंदरम को याद आता है कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी, इतने भोले भाले लोगों के साथ मैंने गलत कर दिया क्योंकि मैंने एमएलए को उस प्रतिमा तक पहुंचने का रास्ता लेटर के जरिए भेज दिया था और जिसके बाद होता भी वही है जिसका डर था। एमएलए अपने लोगों की मदद से उस प्रतिमा को चुरा लेता है और सभी लोगों को लगभग अंदाजा हो जाता है कि सुंदरम की वजह से ही उनकी प्रतिमा गायब हुई है। वहाँ फिर सभी लोग अगले दिन सुंदरम को इसकी सजा देने वाले होते हैं, पर इससे पहले सुंदरम अपना दिमाग चलाकर आइडिया लगाता है। वो एमएलए को एक और लेटर लिखता है, ये कहते हुए कि ये प्रतिमा बहुत ताकतवर है और इसकी पूजा कीजिए, आप 6 महीने बाद
इलेक्शन जीत जाएंगे, पर ये तभी होगा जब ये प्रतिमा अपने गांव में रहेगी। इसीलिए एमएलए पिछली रात ही उस प्रतिमा की पूजा करके उसे वापस गुफा में रख देता है और इससे फिर सभी लोगों का सुंदरम पर भरोसा जाग जाता है। ये बहुत क्लेवर आइडिया था यार, पसंद आया। सुंदरम फिर सभी से ये कहता है मेरे गाँव से अब जाने का समय आ गया है, पर जाने से पहले वो ओझा को अगला गाँव का इंग्लिश टीचर बना देता है, जिसके बाद वो मुखिया जी से ये बता देता है कि गांधी जी की काफी समय पहले मौत हो गई है और देश को आजादी भी मिल चुकी है। और ये सुनकर मुखिया जी दुखी हो जाते हैं क्योंकि उन्हें गांधी जी को देखना था। सुंदरम वहां सभी को 500 रुपए का नोट देता है, पर सभी नोट को फाड़कर गांधी की फोटो को अपने पास रख लेते हैं, जो कि ये दिखाता है कि गांव वालों के लिए उनकी भावनाएं बहुत जरूरी है और उन भावनाओं के सामने उनके लिए कुछ और कीमती है ही नहीं। इसके बाद सुंदरम सभी गाँव वालों को इमोशनल करते हुए वहां से चला जाता है। और इसी के साथ दोस्तों ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। ऐसी लगी यार मूवी, बताओ कमेंट में बताओ। मिलते हैं अगली वीडियो में, ध्यान रखिएगा अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग। What do you see when you look in the mirror? The thousands of steps you take? Do you see the fiber you've been eating? Or the hours you managed to sleep? Do you see the struggles, the strength? What do you see when you look in the mirror? I see healthy. NutriPlus Score, a singular health metric designed by experts, tracks our activity and sleep using just a smartphone. Download the app. NutriPlus by Britannia NutriChoice. Score your health. वेलकम डियर रॉकर्ड्स, आज हम देखने वाले हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी अटॉर्नी वू। आज हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी अटॉर्नी वू का पहला एपिसोड देखने वाले हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हम वू यानी कि यंग वू नाम की एक छोटी बच्ची को देखते हैं। यंग वू के फादर पीछे से उसे बुला रहे हैं, लेकिन इसका ध्यान तो विंडो पर लगी हुई वेल फिश से हटता ही नहीं। फिर यंगू के फादर उसे एक डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, क्योंकि यंगू 5 साल की हो चुकी है, लेकिन उसने अभी तक अपने मुंह से एक भी शब्द नहीं बोला और वो हर वक्त खोई हुई रहती है। डॉक्टर बताते हैं कि यंगू को ऑटिज्म की बीमारी है। ऑटिज्म में दिमाग पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाता और इस वजह से इंसान को किसी से कम्युनिकेट करने में दिक्कत होती है। ऑटिज्म में इंसान को दूसरे लोगों से बात करना और उनसे इंटरेक्ट करना अच्छा नहीं लगता और ये बस अपनी ही दुनिया में खुश रहते हैं। यंगू के फादर इस बात से बहुत दुखी हो जाते हैं कि ये मेरे बच्चे के साथ होना था। फिर जब वो हॉस्पिटल से घर की ओर आ रहे होते हैं तो उनका लैंडलॉर्ड चिल्लाते हुए उनकी तरफ आता है और गाली देने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी वाइफ का अफेयर यंगू के फादर के साथ चल रहा है और वो अपनी बच्ची के बहाने उसके घर में आता है। लेकिन ये सब कुछ सच नहीं होता। लैंडलॉर्ड गुस्से में यंगू के फादर के साथ मारपीट करने लगता है। ये सब देखकर यंगू बहुत पैनिक करने लगती है और अजीब तरह से बर्ताव करती है। यंगू जोर जोर से चिल्लाकर क्रिमिनल लॉ के आर्टिकल्स बताने लगती है। वो कहती है कि अगर कोई आदमी किसी दूसरे आदमी को फिजिकल डैमेज पहुंचाने की कोशिश करता है तो उसे 7 साल की सजा होगी या फिर 10 मिलियन का जुर्माना लगेगा। उसको बोलता हुआ देखकर सभी हैरान रह जाते हैं और यंगू के फादर खुशी के मारे नाचने लगते हैं। वो खुशी में सभी को बताने लगते हैं कि अब मेरी बेटी बोलने लगी है। इतने सालों के बाद आखिर उसने आज इतना सारा बोला। घर आने पर वो यंगू को पूछते हैं कि तुमने इन कानूनी बातों को कहाँ से सीखा। वो कहती है कि मैंने ये सब कुछ किताब में पढ़ा। दरअसल उसके फादर एक लॉयर हुआ करते थे। उसके बाद यंगू बिना देखे हुए एक एक करके सभी क्रिमिनल लॉ की किताबें पढ़ने लगती है। उसके फादर ये जानकर बड़े खुश होते हैं कि उसकी बेटी एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑटिज्म चाइल्ड है। फिर जब लैंडलॉर्ड की वाइफ अपने हस्बैंड के बुरे बर्ताव के लिए माफी मांगने के लिए आती है तो यंगू के फादर बताते हैं कि इसने इतनी बड़ी किताब एक ही बार में पढ़कर याद कर ली। लैंडलॉर्ड की वाइफ ये सुनकर बड़ी खुश हो जाती है और कहने लगती है कि हमारी यंगू सबसे अलग है। वो एक जीनियस बच्ची है और बड़ी होकर बहुत अच्छी अटॉर्नी बनेगी। एक्चुअली यंगू अपनी उम्र के बाकी बच्चों से बिल्कुल अलग है, क्योंकि इसका IQ लेवल नॉर्मल बच्चों से बहुत ज्यादा है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि यंगू बड़ी हो चुकी है। उसने अपने लॉ कॉलेज में टॉप किया है और अब वो कोरिया की पहली ऑटिस्टिक अटॉर्नी बन चुकी है। यंगू वेल फिश से बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड होती है, इसलिए हम उसके रूम में हर जगह वेल से रिलेटेड चीजों को देख सकते हैं। आज यंगू का बतौर अटॉर्नी ऑफिस में पहला दिन है और वो इसके लिए प्रिपरेशन कर रही होती है। वो तैयार होने के बाद सबसे पहले अपने फादर के रेस्टोरेंट में जाती है। वहाँ पर वो ब्रेकफास्ट करती है। फिर उसके फादर उसे ऑफिस का रास्ता पूछते हैं तो वो रट्टू तोते की तरह पूरा रास्ता बताने लगती है। उसके फादर बताते हैं कि तुम्हें ऑफिस में क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वो इस बात पर भी जोर देते हैं कि तुम्हें ऑफिस में वेल के बारे में बात नहीं करनी है, समझी। यंगू के लिए ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करना बहुत अनकंफर्टेबल होता है और जब वो मेट्रो में होती है तो वहाँ की भीड़ को देखकर घबराने लगती है। इसलिए वो वेल से रिलेटेड म्यूजिक प्ले करके इमेजिन करने लगती है कि उसकी ट्रेन के साथ साथ एक बड़ी वेल फिश चल रही है। इसलिए वो काफी रिलैक्स फील करती है। थोड़ी देर के बाद जब वो फाइनली अपने ऑफिस जाती है तो उसके सामने एक और मुसीबत उसका इंतजार कर रही है। वहाँ एक घूमने वाला दरवाजा होता है जिसे पार करने में उसे परेशानी हो रही होती है। बार बार कोशिश करने पर भी वो अंदर नहीं जा पाती। तभी वहाँ पर एक स्ट्रेंजर लड़का आता है और उसकी मदद करता है। इस लड़के का नाम है ली जुनहो।
और ये उसके ऑफिस में काम करता है। जुनो उससे पूछता है कि तुम्हें कहाँ जाना है, तो यंगू बताती है कि मुझे अटर्नी जंग के ऑफिस में जाना है। ये सुनकर जुनहो कहता है कि मैं भी वहाँ पर जा रहा हूँ, तो यंगू उसके साथ जाने लगती है। जुनहो की बातों से लगता है कि वो अपने ऑफिस में काफी पॉपुलर है। फिर जुनहो उसे ऑफिस का रास्ता दिखाकर चला जाता है। ऑफिस में जब अटर्नी जंग उसे पहचान नहीं पाते, तो यंगू उसे अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहती है कि मैं न्यू ज्वाइनिंग हूँ सर, और आज मेरा ऑफिस में पहला दिन है। जंग ड्रॉर से उसका रिज्यूम निकाल कर पढ़ने लगता है, क्योंकि उन्हें न्यू अटॉर्नी के ज्वाइनिंग के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली थी। जब जंग रिज्यूमे पढ़ रहा होता है, तो यंगू उसे टोकते हुए कहती है कि मेरे रिज्यूमे में तो 2 पेज थे, लेकिन आपके पास तो सिर्फ एक ही है। जंग के पूछने पर यंगू बताती है कि रेज्यूमे के सेकंड पेज पर मेरे ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बारे में लिखा हुआ था। ये सुनकर जंग उससे कुछ और बातें पूछने लगता है, तो यंगू अपने कलीग्स के सामने देखने लगती है। वो उसे इशारे में कुछ गड़बड़ ना करने के लिए कहती है, लेकिन यंगू उसकी बात नहीं सुनती और उनके सामने अपना फनी इंट्रोडक्शन देती है, जिसे सुनकर उसका दूसरा कलीग, जिसका नाम मिनवू होता है, वो हंसने लगता है। फिर जंग उसका रेज्यूमे लेकर ऑफिस से बाहर चले आते हैं। अब सुयोन उसके पास आकर कहती है, तुम्हें इस तरह ऑफिस में बात नहीं करनी चाहिए। इनकी बातों को सुनकर मिनहू पूछता है कि तुम दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो। सुयोन बताती है कि हम दोनों लॉ कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे। अब मिनहू ये देखकर हैरान हो जाता है कि उसके रेज्यूमे पर कंपनी की सीईओ हैन का स्पेशल नोट लिखा हुआ है। उसके बाद अटॉर्नी जंग कंपनी के सीईओ हैन के पास यंगू के अनप्रोफेशनल बिहेवियर की शिकायत करते हुए कहता है कि आपने ऐसी लड़की को क्यों रेफर किया जिसे ऑटिस्टिक डिसऑर्डर की प्रॉब्लम है। सीईओ कहती है कि शायद तुमने रेज्यूमे को ध्यान से नहीं पढ़ा, क्योंकि ऑटिस्टिक होने के बावजूद भी यंगू ने लॉ कॉलेज में टॉप किया था और वो बहुत ज्यादा जीनियस है। जंग कहता है कि कोई भी आदमी चीजों को रटकर टॉपर बन सकता है, लेकिन एक अटॉर्नी के पास कम्युनिकेशन स्किल्स का होना बेहद जरूरी है, और यंगू के पास स्किल्स नहीं है। अटॉर्नी बनने के लिए सोशल स्किल्स भी होनी चाहिए, ताकि वो अपने क्लाइंट से फ्लुएंटली बात कर सके। लेकिन यंगू तो खुद ढंग से इंट्रोड्यूस नहीं कर पाती, तो औरों से बात कैसे करेगी। इसलिए एक ऑटिस्टिक पर्सन कभी भी अच्छा अटॉर्नी नहीं बन सकता। सीईओ उसे कन्विंस करने की कोशिश करती है, लेकिन अंत में जंग उसके सामने एक कंडीशन रखता है, जिसमें वो यंगू को एक केस सॉल्व करने के लिए देंगे। अगर वो इस केस को जीत जाती है तो उसे ऑफिस में काम करने को मिलेगा, नहीं तो नौकरी से निकाल दिया जाएगा। सीईओ उसकी इस कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेती है, क्योंकि उसे यंगू की काबिलियत पर पूरा भरोसा होता है। फिर जंग यंगू के पास जाता है, उसे एक क्रिमिनल केस के बारे में इन्फॉर्मेशन देने लगता है। वो बताता है कि एक 70 साल की बूढ़ी औरत जो अपने 80 साल के हस्बैंड दूध से फिक्स करना दांतों का गैप is as easy as घर बैठे ordering from a food app. टेढ़े मेढ़े दांत या टीथ कैप इश्यूज को फिक्स करना है इजी पीजी, इजी टू यूज एंड इजी ऑन द पॉकेट। अब स्माइल फिक्स करना है इजी पीजी तुझसे। डाउनलोड द टूथसी ऐप एंड बुक अ स्कैन नाउ। की केयर करती थी। वो दोनों अचानक एक दिन किसी बात पर झगड़ने लगे, और उसने अपने हस्बैंड के तानों से परेशान होकर गुस्से में आयरन से उसके सर पर मार दिया। यंगू इस केस की फाइल पढ़ ही रही होती है, तभी उसकी नजर उस आयरन की फोटो पर पड़ती है, जिसको देखकर वो आयरन को वेल फिश के साथ एग्जाम्पल करती है और उसके बारे में फैक्ट्स को बताने लगती है। यंगू वेल को इतनी ज्यादा पसंद करती है कि वो हर चीज को इसके साथ रिलेट करने लगती है। अब इससे अटॉर्नी जंग कुछ ज्यादा ही इरिटेट हो जाते हैं और उसे ऑफिस में वेल की बात करने से मना करते हैं। साथ ही कहते हैं कि तुम बस इस केस के ऊपर फोकस करो और कुछ नहीं। फाइल को पढ़ने पर यंगू पूरे इंसिडेंट को इमेजिन कर लेती है, जिसमें हम देखते हैं कि वो बूढ़ा आदमी अपनी वाइफ के ऊपर बिना किसी कारण के भी दूसरे मर्दों के साथ संबंध बनाने का आरोप लगा रहा होता है, और उसके तानों से परेशान होकर उसकी वाइफ गुस्से में आयरन से उसके ऊपर अटैक कर देती है, जिससे वो आदमी वहीं पर बेहोश हो जाता है। ये सब कुछ देखकर वो औरत घबरा जाती है और एम्बुलेंस को बुलाती है। इसके बाद अटॉर्नी जंग बताता है कि अब उस औरत के ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का आरोप लगाया गया है और हमें उसका डिफेंस करना है। फिर जंग यंगू को उस औरत के पास क्वेश्चनिंग के लिए लेके जाता है। वो औरत यंगू की चाल और बात करने के तरीके को देखकर हिचकिचाती है, लेकिन जंग उसे कहता है कि चिंता मत करो, केस के समय मैं अभी कोर्ट में रहूंगा। फिर यंगू उसे बताती है कि मैं 20 साल पहले अपने पापा के साथ आपके घर पर एक किराए पर रहती थी। ये सुनकर उस औरत को याद आ जाता है कि हाँ, यंगू वही ऑटिस्टिक बच्ची है जो बोल नहीं पाती थी और अब वो अटॉर्नी बन चुकी है। वो बहुत ज्यादा खुश होती है और यंगू को गले लगा लेती है, लेकिन यंगू को पसंद नहीं आता जब कोई उसके इतने करीब आए। दरअसल ये ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम सिंड्रोम का सिम्टम है। फिर दोनों इस केस के बारे में बात करने लगते हैं। पूछताछ के बाद यंगू अटॉर्नी जंग के पास जाती है और इस केस के बारे में रिपोर्ट सबमिट करती है, जिसमें वो नॉट गिल्टी के चार्ज लगाने के बारे में लिखा होता है। लेकिन जंग का मानना है कि अगर वो अपनी गलती मान लेती है तो उसे कम सजा मिलेगी। यंगू अपना पॉइंट बताते हुए कहती है कि वो औरत अपने पति को नहीं मार सकती, क्योंकि उसके घर का गुजारा उसके पति की पेंशन और घर के किराए से होता है। लेकिन वो औरत अगर अपने पति को मारना भी चाहती थी तो उसके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लगेगा और उसके हाथ कुछ भी नहीं लगेगा, क्योंकि वो जिस घर में रहती है वो उसके पति के नाम पर है।
उसके मरने के बाद उसकी वाइफ का उसकी प्रॉपर्टी पर कोई अधिकार नहीं रहेगा और उसका सोर्स ऑफ इनकम खत्म हो जाएगा। वो आगे कहती है कि उस औरत को बचाने के लिए अटेम्प्ट टू मर्डर की जगह फिजिकल डैमेज का चार्ज लगना सही है। ये सुनकर जंग उससे थोड़ा इम्प्रेस हो जाता है और उसका नजरिया यंगू के लिए काफी बदल भी जाता है। यंगू ने ऐसे फैक्ट्स को हाईलाइट किया होता है जिसे अच्छे से अच्छा अटर्नी भी नजरअंदाज कर देता है। अब जंग उससे अपने बर्ताव के लिए माफी मांगता है और उसे हॉस्पिटल जाने के लिए कहते हैं। फिर हम ली जुनहो को देखते हैं जिसके ऊपर ऑफिस की सबसे खूबसूरत लड़की लाइन मारने की कोशिश कर रही है। तभी वहाँ पर एक दूसरा एम्प्लॉय आता है जो जुनहो को किसी नई अटर्नी के साथ हॉस्पिटल जाने के लिए कहता है। इधर जब यंगो फिर से उसे घूमते हुए दरवाजे के बाहर जाने के लिए स्ट्रगल कर रही होती है तो सुबह की तरह जुनहो उसके पास आता है और मदद करने के लिए पूछता है, लेकिन यंगो ये कहकर मना कर देती है कि मैं किसी का इंतजार कर रही हूँ। दरअसल ये दोनों इस बात से अनजान है कि उन्हें एक दूसरे के साथ ही हॉस्पिटल जाना है। कुछ देर वेट करने के बाद जुनहो एक नंबर पर कॉल करता है जो यंगो रिसीव करती है और दोनों की कंफ्यूजन क्लियर हो जाती है। फिर जुनो उसे रिदम के साथ दरवाजा पार करना सिखाता है और दोनों हॉस्पिटल के लिए रवाना होते हैं। हॉस्पिटल पहुंचने पर डॉक्टर बताता है कि अपनी वाइफ के हाथों आयरन से चोट खाने के बाद उस आदमी को एक दिमागी बीमारी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि उसकी सर की हड्डी पर किसी भी तरह का नुकसान नहीं हुआ। फिर दोनों उस आदमी से मिलने के लिए जाते हैं जहाँ उसकी वाइफ उन्हें ये कहकर बाहर लेके जाने लग जाती है कि इस वक्त वो सो रहे हैं। लेकिन तभी वो आदमी जाग जाता है और उसकी वाइफ उसे यंगू के बारे में बताते हुए कहती है, देखो ये हमारे किराएदार की बेटी है जो बोल नहीं सकती थी। ये सुनते ही उससे गुस्सा आ जाता है और वो यंगू के फादर को गंदी गंदी गालियां देने लगता है। वो वायलेंट हो जाता है और यंगू को मारने भी लगता है, लेकिन जुनो उसको आकर बचाता है। बाहर यंगू उस औरत से बात करते हुए पूछती है, जब आपने अपने पति को आयरन से मारा था तो उस समय आपकी इंटेंशन क्या थी, क्योंकि इस केस के लिए ये जानना बेहद जरूरी है। औरत की बातों को सुनकर उसे समझ में आ जाता है कि उसके मन में अपने पति के लिए प्यार है और वो उसे मारना नहीं चाहती थी। उसके बाद दोनों जंग के ऑफिस जाते हैं और उसे पूरा इंसिडेंट बताते हैं। अब जंग कहता है कि उन्हें जूरी ट्रायल के लिए पूछना चाहिए। दरअसल जूरी ट्रायल बहुत सारे लोगों का ऐसा पैनल होता है जो केस की डिटेल्स को बारीकी से देखकर अपना फैसला सुनाते हैं। अब जूरी ट्रायल के लिए जंग के बाकी दोनों एम्प्लॉय अटर्नी यंगू के साथ जुड़ना चाहते हैं, लेकिन यंगू उन्हें ऐसा करने से मना कर देती है और खुद इस ट्रायल को लीड करने की परमिशन मांगती है, जिसे जंग अलाउ कर देता है। फिर लिफ्ट में सुयोन अपने साथी मिनहो को बताती है कि यंगू कॉलेज में हमेशा फर्स्ट आती थी। मैंने उसकी हालत को देखकर बहुत बार उसकी मदद की, लेकिन वो हर बार मुझे पीछे छोड़कर आगे निकल गई। नीचे यंगू फिर से दरवाजा पार करने की कोशिश कर रही होती है। तभी सुयोन को उसके ऊपर दया आती है और वो उसकी मदद करने के बाद उसे बेवकूफ़ कहकर चली जाती है। रात में यंगू अपनी बेस्ट फ्रेंड से मिलने के लिए रेस्टोरेंट में जाती है जहाँ पर वो काम करती है। वहाँ वो अपने दोस्त से जूरी ट्रायल में कैसे बोलना है उसकी प्रैक्टिस करने के लिए मदद मांगती है। उसकी दोस्त उसकी मदद करती है। अब अगले दिन यंगू बहुत घबराई हुई कोर्ट रूम में जूरी ट्रायल के लिए आती है। वो इतनी नर्वस है कि जज के बोलने पर कुछ भी नहीं बोल पाती। जंग उसकी जगह बोलता है। मोरल सपोर्ट के लिए उसके फादर और दोस्त वहाँ पर आते हैं। अब ओपनिंग स्टेटमेंट देते समय यंगू सभी को खुद का इंट्रोडक्शन देते हुए कहती है कि मुझे ऑटिज्म डिसऑर्डर है, जिस वजह से आप सभी को मेरे बात करने का तरीका और चलने का तरीका थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन बाकी अटर्नी की तरह मैं कानून से बहुत प्यार करती हूँ। फिर प्रोसिक्यूटर उस औरत से कुछ सवाल पूछता है और वो रोने लगती है, जिस वजह से आज का ट्रायल अच्छा नहीं जाता। अटर्नी जंग उस औरत के पति को कोर्ट में लाने की एडवाइस देते हैं, क्योंकि जब वो यंगू को देखकर गुस्सा करेगा तो फैसला उनकी तरफ हो सकता है। अगले दिन कोर्ट में यंगू बहुत घबराई हुई पूछताछ करने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है, लेकिन जैसे ही वो आदमी यंगू की शक्ल देखता है तो वो उसके ऊपर गुस्सा करने लगता है। वो चिल्लाते हुए उसे मारने के लिए आगे आता है और सभी उसको रोकते हैं। उसके गुस्से को देखकर जूरी मेंबर्स को समझ में आ जाता है कि उसकी वाइफ ने उसके एंगर इश्यू के चलते ही उस पर मारने के लिए हाथ उठाया होगा। फिर उस आदमी को वापस हॉस्पिटल भेज दिया जाता है और अब बिट्टू, तेरे पापा संन्यास ले रहे हैं। सब माया है। इससे भी बड़ी खबर सुनो, रैपिडो पे लोएस्ट प्राइस कैप गारंटी, वरना डबल पैसे आपके गारंटी। डबल गारंटी, गारंटी पे गारंटी, लोएस्ट प्राइस गारंटी। होता है शुरू। यंगू अपनी पूरी कोशिश करने के बाद इस केस को जीतने वाली होती है। तभी उन्हें खबर मिलती है कि हॉस्पिटल ले जाते समय उस आदमी की मौत हो गई। अब प्रोसिक्यूटर के हाथ में इस केस को मर्डर का मामला बना देता है। फिर जब यंगू और जुनो ऑफिस में इस केस के बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं तो जुनो उसे परेशान देखकर विल्स के बारे में बात करने लगता है, जिससे उसका मन थोड़ा हल्का होता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर यंगू को रियलाइज होता है कि उस आदमी को आयरन से चोट लगने से पहले ही सिरदर्द रहा था। अब ट्रायल के दिन वो डॉक्टर से पूछताछ करते हुए साबित कर देती है कि उसको चोट लगने से पहले ही कोई दिमागी बीमारी थी और उसकी वाइफ की हिट करने से पहले ही वो बेहोश हो गया था। इस स्टेटमेंट से क्रिमिनल केस वापस फिजिकल डैमेज केस में बदल जाता है।
और जब यंगू ऑफिस में आती है तभी जुनू आकर उसे बताता है कि तुम इस केस को जीत गई हो। और इसके साथ वो औरत भी आती है। वो इमोशनल होकर यंगू को गले लगाती है और उसे थैंक्स कहती है। यंगू भी उसे गले लगाने की कोशिश करती है लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती। अब लास्ट सीन में हम कंपनी के सीईओ को यंगू के फादर ग्वेंग हो से मिलते हुए देखते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत एक बहुत ही बड़ी मैरिज सेलिब्रेशन पार्टी से होती है जहां पर ब्राइड और ग्रूम सबके सामने स्टेज के ऊपर वेडिंग मार्च कर रहे होते हैं। सब कुछ सही चल रहा होता है लेकिन ब्राइड की नजर शादी में आए किसी शख्स के ऊपर पड़ती है जिससे वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और उसी जगह पर खड़ी हो जाती है। ये देखकर ग्रूम उसका हाथ पकड़कर उसे आगे ले जाने की कोशिश करता है और ब्राइड अपने ही ड्रेस के ऊपर पैर रख देती है जिससे उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वेडिंग ड्रेस स्लिप होकर वेस्ट तक आ जाती है। किसी को कुछ समझ में नहीं आता कि ये क्या हो गया और कुछ देर तक ब्राइड इस तरह ही एक्सपोज्ड रहती है। फिर जल्दी से ग्रूम उसको सामने से ढकता है लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। इस इंसिडेंट से सभी लोग शॉक में रह जाते हैं पर सबसे ज्यादा शॉक ग्रूम के दादाजी को लगता है क्योंकि वो ब्राइड की कमर पर बने हुए बुद्धा का टैटू देख लेते हैं और ये टैटू उनकी शादी के बीच बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर देता है। अब अगले सीन में यंगू उसके फादर के रेस्टोरेंट में जब ब्रेकफास्ट कर रही होती है तो उसके फादर टीवी पर चल रही वेडिंग को देखकर यंगू को कहते हैं कि मेरा सपना है कि मैं तुम्हें भी ऐसी ही ड्रेस में देखूं। यंगू उनकी बातों को इग्नोर करती हुई वेल्स के बारे में बात करने लग जाती है कि अचानक रुकती है जिससे ग्वेंग सरप्राइज हो जाता है। फिर यंगू बताती है कि आज के बाद मैं उन्हीं लोगों से वेल्स के बारे में बात करूंगी जो ये सुनना चाहते हैं और मुझे ऐसा कोई मिल गया है जो मेरी बातों को अच्छे से सुनता है। इतना कहकर यंगू ऑफिस के लिए निकल जाती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि हैंडबा लॉ फर्म में एक आदमी अपना केस लेकर सीनियर अटॉर्नी जंग और सीईओ हैन के पास आया है। ये आदमी एक बहुत ही बड़ी कंपनी का चेयरमैन है और वो उसी लड़की का फादर है जिसकी वेडिंग पार्टी में ड्रेस स्लिप हुई थी। इसका नाम मिस्टर सिन है और वो वेडिंग के दिन हुई घटना के बारे में सब कुछ बताता है। वो कहता है कि मैंने सबसे अच्छे होटल को बहुत ज्यादा पैसे देकर शादी की अरेंजमेंट्स करवाने का काम दिया था और उन्होंने वेडिंग ड्रेस प्रिपेयर की थी लेकिन ड्रेस स्लिप होने की वजह से मेरा और मेरी बेटी का सबके सामने मजाक बन गया। अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए ये होटल वालों के ऊपर केस करके उनसे 1 बिलियन येन का कंपनसेशन चाहता है। जब होटल वालों को इसकी खबर मिली तो उन्होंने लड़की के फादर को शादी के रिफंड 230 मिलियन येन और इसके साथ लड़के और लड़की को 10 मिलियन का होटल वाउचर देने का ऑफर दिया। अब इसे सुनकर अटॉर्नी जंग और सीईओ हैन उसे समझाती हैं कि इतना ज्यादा कंपनसेशन मिलना इम्पॉसिबल है और होटल वालों ने जो मुआवजा दिया है वो बहुत ही बढ़िया है। इतना सुनते हैं मिस्टर सिन को गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं मुझे लगा था कि हैंडबा लॉ फर्म टेजन लॉ फर्म से बहुत ज्यादा बेहतर है लेकिन तुम दोनों में कोई फर्क नहीं है। मिस्टर सिन ने कई सालों से टेजन लॉ फर्म को बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं लेकिन आज उन्होंने भी मदद करने से मना कर दिया था इसलिए ये यहाँ पर आए हैं। अब ये सुनकर हैन तो ट्रिगर होती है क्योंकि टेजन लॉ फर्म उनकी कॉम्पिटिटर पार्टी है और आज हैन के पास खुद को बाकी लॉ फर्म से बड़ा बनाने के लिए अच्छा मौका है और इसी मौके का फायदा उठाकर हैन जोश में आकर उसे 1 बिलियन येन का कंपनसेशन दिलाने की डील कर देती है। ये सुनकर अटॉर्नी जंग बिल्कुल शॉक हो जाता है लेकिन मिस्टर सिन की खुशी का ठिकाना नहीं होता। अब उन्होंने अपने हाथ में केस तो ले लिया है तो किसी भी तरह उन्हें ये जीतना ही होगा। इसलिए अटॉर्नी जंग अपनी टीम के साथ मीटिंग में केस के बारे में डिस्कस करता हुआ कहता है कि हमें कैसे भी करके होटल से 1 बिलियन येन का कंपनसेशन लेना है। वो हर तरह से कंपनसेशन बढ़ाने के बारे में सोचते हैं लेकिन $250 मिलियन से ज्यादा मिलने का कोई चांस ही नहीं हो रहा होता है। इस केस के बारे में सबूत को खोजने के लिए अटॉर्नी जंग 2 टीम बनाते हैं जिसमें यंगू और जुनहो ब्राइड से मिलने के लिए जाएंगे और सुयोन और मिनहो नकली दूल्हा दुल्हन बनकर होटल में जाएंगे और उनसे शादी के अरेंजमेंट्स करवाने के बहाने ड्रेस के पीछे का राज पता करेंगे। लेकिन सुयोन कहती है मैं मिनहो की जगह जुनहो के साथ होटल जाना चाहती हूँ इसलिए अब मिनहो को यंगू के साथ ब्राइड के घर जाना पड़ेगा। ब्राइड का नाम किम होता है और जब वो दोनों उससे पूछताछ कर रहे होते हैं तो वो बताती है कि मेरी शादी के अरेंजमेंट्स के बारे में मुझे ज्यादा पता नहीं है क्योंकि ये सभी अरेंजमेंट्स मेरे फादर ने किए थे। वो ये भी कहती है कि शादी के एक दिन पहले जब मैंने अपनी ड्रेस को चेक किया तो वो बिल्कुल फिट थी लेकिन शादी वाले दिन ड्रेस कुछ लूज लग रही थी। उसने इस बात की शिकायत भी की तो एक होटल के वर्कर ने बताया कि शादी के दिन अक्सर लड़कियों का वजन कम हो जाता है लेकिन मेरा वजन उतना ही था। मिनो पूछता है कि जब तुमने इस बात की शिकायत की तो होटल स्टाफ के अलावा किसी और ने ये बात सुनी थी। किम बताती कि शादी की गेस्ट की लिस्ट मेरे फादर ने ही प्रिपेयर की थी, उन्होंने अपने किसी भी दोस्त को शादी में इनवाइट नहीं किया था। मिनहो को ये बात थोड़ी अजीब लगती है। यंगो उससे पूछती है कि तुम्हारे रूम में दोस्तों के बहुत सारे फोटोज हैं लेकिन तुम्हारे हस्बैंड का एक भी फोटो नहीं है। तो किम झूठ कहती है कि शादी के बाद नए घर में शिफ्ट होना था इसलिए सभी फोटोज वहाँ पर हैं। लेकिन यंगो उसका झूठ पकड़ लेती है और अपने फिंगर से पॉइंट आउट करके बॉक्स में रखे हुए ख्यो के फोटो को दिखाती है। ख्यो उसका पति है और कहती है कि तुमने अपनी वेडिंग रिंग भी नहीं पहनी है।
इस बात पर किम कहती है कि ख्यो के दादाजी चर्च में कुछ काम करते हैं और वहाँ पर मैं पियानो बजाया करती थी। उन्होंने मुझे ख्यो से मिलवाया था और मेरी फैमिली से शादी के बारे में बात भी की थी। दरअसल ख्यो के दादाजी कैथोलिक हैं और जब उन्होंने किम की कमर पर बुद्धा का टैटू देखा तो उन्हें बहुत बड़ा झटका लगा और अब वो शादी को तोड़ने पर जोर दे रहे हैं। इसके बाद यंगू और मिनहू ख्यो से मिलने के लिए जाते हैं तो वो कहता है कि मेरे दादाजी चाहते हैं कि हम वेडिंग कंटिन्यू। वाह, अमेझॉन वरून काहीही घेऊ शकतो, इतका कॉन्फिडन्स. फक्त माझा नाही 3000 लोकांचाही आहे डॉलीजी. ला 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 ला. अमेझॉन, प्रत्येक आनंदाचं आपलं दुकान. ना करें। ख्यो भी अपने फादर इन लॉ से बहुत ज्यादा नाराज होता है क्योंकि उन्होंने इनसे बदला लेने के लिए डेयोन होटल पर केस कर दिया है। दरअसल ये होटल ख्यो के अंकल की है और बातों ही बातों में ख्यो बता देता है कि शादी के दिन जो भी हादसा हुआ उससे किम बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो गई, इसलिए वो थेरेपिस्ट के पास अपना इलाज करवा रही है। यंगू जब उससे पूछती है क्या तुम शादी तोड़ना चाहते हो तो ख्यो कहता है कि मैं अपने पेरेंट्स की बात को सुनूंगा। इधर सुयोन और जुनहो होटल जा रहे होते हैं तो जुनहो सजेस्ट करता है कि हम होटल में एक दूसरे को स्वीटी कहकर बुलाएंगे ताकि किसी को हम पर शक न हो। ये सुनकर सुयोन बड़ी खुश हो जाती है। तभी जुनो के पास यंगू का कॉल आता है और वो वेल्स के बारे में बात करने लगती है। सुयोन को यह सब कुछ वियर्ड लगता है और वो जुनो को कहती है कि तुम्हें उससे कम बात करनी चाहिए क्योंकि अभी तो तुम उसकी बातें सुन रहे हो, लेकिन जब तुम सुनना बंद कर दोगे तो वो काफी हर्ट होगी। जुनो को उसकी बात समझ में आ जाती है। रास्ते में सुयोन का पेट खराब हो जाता है, इसलिए होटल पहुंचने पर वो सीधे वॉशरूम की तरफ भागती है। तभी वहाँ पर यंगू भी आ जाती है। वो जुनो को नहीं बताती कि मेरे बैग में क्या है और सीधे सुयोन के पास चली जाती है। लूज मोशन की वजह से सुयोन जुनो के साथ नहीं जा सकती, इसलिए वो यंगू को जुनो के साथ जाने के लिए कहती है। फिर यंगू जुनो को कहती है कि अब हम दोनों को शादी करनी होगी। ये सुनकर जुनो तो शॉक रह जाता है। फिर दोनों वेडिंग ऑर्गेनाइजर के ऑफिस जाते हैं और उनसे अपनी झूठी शादी के अरेंजमेंट्स के लिए डिस्कस करने लगते हैं। फिर जब वेडिंग ड्रेस सेलेक्ट करने का समय आता है तो यंगो उसी ड्रेस को पिकअप करती है जिसे किम ने पहना था और वो उसे ट्राई करने के लिए कहते हैं। ऑर्गेनाइजर उन्हें कहती है कि देखिए ये फैशन तो पुराना हो चुका है, लेकिन यंगो इसी ड्रेस को पहनने के ऊपर जोर देती है। जुनो उनसे पूछता है कि मेरी वाइफ बहुत पतली है, इसलिए ध्यान रखना कि ड्रेस स्लिप ना हो जाए। ये सुनकर ऑर्गेनाइजर कहती है कि आज तक किसी भी ब्राइड की ड्रेस स्लिप नहीं हुई है। इधर जब सुयोन वॉशरूम में होती है तो बाहर एक लड़की को फोन पर बात करते हुए सुनती है जो इसी होटल में काम करती है। वो फोन पर किसी को बता रही होती है कि जूही नाम की लड़की को वेडिंग ड्रेस स्लिप होने के इंसिडेंट के बाद होटल से निकाल दिया गया। सुयोन समझ जाती है कि इस लड़की के पास ड्रेस स्कैंडल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन तो जरूर होगी, इसलिए वो जुनो को कॉल करके इस लड़की के बारे में इन्फॉर्म करती है। जुनो उस लड़की का पीछा करते हुए उसके पास जाता है और उससे जूही का मोबाइल नंबर मांगता है। तभी पीछे से वेडिंग ऑर्गेनाइजर आ जाती है, वो उसे अपने साथ लेके जाती है। जुनो कॉल पर सुयोन से बात कर रहा होता है, तभी उसके सामने वेडिंग ड्रेस में यंगू आ जाती है और जुनो उसकी खूबसूरती को देखते रह जाता है। फिर देखते देखते जज इस केस के दोनों पक्षों का ट्रायल से पहले सेटलमेंट करवाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी राजी नहीं होता। बाद में जब सुयोन किम के साइकियाट्रिस्ट के पास जाती है तो वो भी किम के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन देने से मना कर देता है। वह अगले दिन जब जुनो और यंगू होटल के कैफे में होते हैं तभी जुनो उसे सजेस्ट करता है कि हमें वेल्स के बारे में बात करने के लिए स्पेसिफिक टाइम रखना चाहिए और इस पर यंगू भी एग्री हो जाती है। वो दोनों बात कर रहे होते हैं तभी जुनो को फिर से वो लड़की दिखाई देती है। जुनो उसके पास जाकर उससे वेडिंग ड्रेस के इंसिडेंट के बारे में पूछता है और जूही की कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मांगता है, लेकिन वो लड़की कुछ भी बताने से मना कर देती है। जुनो उससे रिक्वेस्ट करता है कि देखो शादी के दिन जो कुछ भी हुआ उससे किम की शादी टूट गई और अब उसका साइकियाट्रिस्ट के पास इलाज चल रहा है। ये सुनकर उस लड़की को बहुत बुरा लगता है और वो कहती है जूही विदेश चली गई है। अगले दिन कोर्ट में जुनो कैसे भी करके जूही को गवाही देने के लिए बुला ही लेता है। वो बताती है कि वेडिंग ड्रेस स्लिप होने के पीछे होटल वालों की गलती थी, क्योंकि वेडिंग से ठीक पहले लास्ट मोमेंट पर गलती से वो ड्रेस फट गई। उनके पास ड्रेस रिपेयर करने का समय नहीं था, इसलिए वेडिंग ऑर्गेनाइजर ने ड्रेस को बदल दिया जो साइज में थोड़ी बड़ी थी। अब इससे जंग को लगता है कि ये केस वो जीतने वाले हैं, लेकिन फिर जब डिफेंडेंट की टर्न आती है वो किम से सवाल पूछता है और सभी को बताता है कि तुमने शादी के तुरंत बाद एक सोशल मीडिया ऐप के ऊपर पोस्ट डाली थी जिसमें तुमने लिखा था कि मैंने अपनी शादी को बर्बाद कर दिया है और मैं बहुत ही खुश हूँ। किम के इस स्टेटमेंट से पूरा केस पलट जाता है। रात को जब अटॉर्नी जंग की टीम किम से डिस्कस कर रही होती है तो वो उसे सब कुछ बताने के लिए कहते हैं ताकि केस आगे जाकर कोई नया मोड़ न ले। किम कहती है मैं कभी भी ये शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन मेरे फादर ने ये शादी दोनों परिवारों के बिजनेस को आपस में मर्ज करने के लिए तय की। मेरे फादर को शादी से ज्यादा इस चीज की
खुशी थी कि ह्यो के दादाजी उसे वेडिंग प्रेजेंट के लिए जमीन गिफ्ट करने वाले हैं। उन्होंने तो ये भी डिसाइड कर लिया था कि वो उस जमीन के साथ क्या करने वाले हैं। इतना सुनते ही यंगहो को एक आइडिया आता है। वो सभी को बताती है कि हम स्पेशल डैमेज के अंडर कंपनसेशन की डिमांड कर सकते हैं, क्योंकि जो जमीन उन्हें शादी के बाद मिलने वाली थी वो उन्हें अब नहीं मिलेगी। इसीलिए शादी टूटने की वजह से उन्हें लॉस हुआ है और ये वेडिंग होटल वालों की गलती के कारण हुआ है। इसका मतलब अब होटल को उन्हें जमीन के नुकसान की रकम देनी होगी। अटॉर्नी जंग उसके इस आइडिया से बहुत ज्यादा इंप्रेस होता है और उसे आर्ग्यूमेंट स्टेटमेंट बनाने के लिए कहता है। अब अगले दिन ऑफिस में सीईओ हैन मिस्टर सिंह को एक्सप्लेन करती है कि कैसे वो लोग स्पेशल डैमेज की डिमांड करके उन्होंने जो कंपनसेशन मांगा था उससे 3 गुना कंपनसेशन ले सकते हैं। इसका मतलब है कि उन्हें अब 3 बिलियन येन का कंपनसेशन मिलेगा। ये सुनकर मिस्टर सिंह बहुत ज्यादा खुश होते हैं। फिर यंगू उन्हें फाइनल आर्ग्यूमेंट की स्टेटमेंट देती है, जिसको पढ़कर मिस्टर सिंह उन्हें यही आर्ग्यूमेंट सबमिट करने के लिए कहता है। किम कहती है कि वो नहीं चाहती कि इस केस को और ज्यादा आगे बढ़ाया जाए, लेकिन मिस्टर सिंह उसे चुप करा देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी ओपिनियन मैटर नहीं करती। अगले दिन ट्रायल के समय ह्यो के अंकल यानी होटल के मालिक को कन्फेशन बॉक्स में बुलाया जाता है, जहां अटॉर्नी जंग बातों में उसको फंसाकर ये कबूल करवा देते हैं कि उसके सामने ही ह्यो के दादाजी और किन के फादर ने जमीन के सौदे की बात की थी। अपोनेंट लॉयर को लगता है कि वो अब केस हारने वाला है। फिर जंग के दिखाए गए स्पेशल डैमेज के स्टेटमेंट को पढ़कर जज अपना फैसला है। बार लॉ फर्म के पक्ष में सुनाने वाले होते हैं कि तभी किम अपना हाथ खड़ा कर देती है और केस वापस ले लेती है। फ्लैशबैक में देखते हैं कि किम के पूछने पर यंगू ने उसे बताया था कि तुम केस को कैसे विथड्रॉ कर सकती हो। अब वापस प्रेजेंट में आते हैं, जहां मिस्टर सिन अहम मौके पर केस को वापस लेने के कारण किम के ऊपर बहुत गुस्सा हो जाते हैं। फिर किम सच बताते हुए कहती है कि वो खेओ से नहीं बल्कि किसी और से प्यार करती है और वो उसकी बेस्ट फ्रेंड निनी है। किम ने शादी वाले दिन निनी को देखा था, जिससे वो डिस्ट्रैक्ट हो गई। वो आगे बताती है कि फ्यूचर में वो और निनी एक दूसरे के साथ शादी करने वाले हैं। अब ये सुनकर मिस्टर सिन तो अब बेहोश हो जाता है और किम निनी का हाथ पकड़कर बाहर चली आती है। केस क्लोज होने की खुशी में सीईओ हैन अपनी पूरी टीम Kia, movement that inspires. को एक एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में डिनर के लिए बुलाती है। इतनी महंगी डिशेज होने के बावजूद भी यंगू सूजी ऑर्डर करती है। डिनर के बाद जुनहो रेस्टोरेंट के बाहर यंगू का इंतजार कर रहा होता है, लेकिन वो उसे कुछ भी कहे बिना चली जाती है। घर पहुंचकर वो अपने फादर को एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट से लाया हुआ खाना देती है, जिसको देखकर वो बहुत ज्यादा खुश होता है, क्योंकि पहली बार उसकी बेटी उसके लिए खुद के पैसों से खाना लाई है। फिर यंगू उन्हें कहती है कि शायद ऑटिज्म डिसऑर्डर के कारण मेरी शादी कभी ना हो पाए, लेकिन अगर कभी भी मेरी शादी हो जाती है तो मैं चाहती हूँ कि उसके बाद आप भी शादी कर लेना, क्योंकि आज तक आपने सिंगल फादर होने के बावजूद भी मेरी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया, पर शादी के बाद मैं आपको अकेला नहीं देखना चाहती। ये सुनकर ग्वेंग अपसेट हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि टेजन लॉ फर्म की सीईओ सुभी एक इंटरव्यू दे रही है। इंटरव्यू खत्म होने के बाद एक अटर्नी आकर उससे बताती है कि जो केस हमने लेने से मना कर दिया था उसे हैंडबा लॉ फर्म ने ले लिया था और उन्होंने मिस्टर सिन को प्रॉमिस किया था कि वो उन्हें 1 बिलियन की जगह 3 बिलियन का कंपनसेशन दिलाएंगे। फिर वो यंगू का लिखा हुआ आर्ग्यूमेंट स्टेटमेंट देखती है। स्टेटमेंट पढ़कर सुबी इम्प्रेस हो जाती है और सोचती है कि यंगू को उनकी लॉ फर्म के लिए काम करना चाहिए। लास्ट सीन में हम देखते हैं कि जब एक कपल अपने घर आता है, वो देखते हैं कि उनका छोटा बेटा बड़े बेटे की छाती पर जोर जोर से मार रहा है। वो जैसे तैसे करके उसे कंट्रोल करते हैं, लेकिन तब तक उसके बड़े बेटे की मौत हो चुकी है। आखिर उस लड़के ने अपने बड़े भाई को क्यों मारा? इसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।
एक्स्ट्राऑर्डिनरी अटर्नी वू के तीसरे और चौथे एपिसोड को। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि ये कपल अब अपने घर पर आता है तो सभी लाइट्स बंद देखकर परेशान हो जाता है। इसी बीच उन्हें अचानक से घर से चिल्लाने की आवाज आती है जो कि उनके छोटे बेटे की है जिसका नाम जियोंग हन है। दोनों दौड़ते हुए अंदर जाते हैं और वहाँ का नजारा देखकर शॉक, क्योंकि वो देखते हैं कि उनका बड़ा बेटा सेंग फर्श पर लेटा हुआ है और जोंग हन उसकी छाती पर बैठकर जोर जोर से मार रहा होता है। उसके पापा जोंग हन को दूर करते हैं लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी होती है क्योंकि सेंग की बॉडी कोई मूवमेंट नहीं करती। इसका मतलब है कि जोंग ने अपने भाई को इतनी बुरी तरह से मारा कि उसकी जान चली गई है। इधर जब वो कपल अपने मरे हुए बेटे के पास बैठकर रो रहे होते हैं तो वही उनका छोटा बेटा जोर जोर से चिल्लाने लगता है। इसके बाद अगले सीन में हम यंगू को देखते हैं जो अपने ऑफिस के बाहर लगे हुए खुद के नेम टैग को देखकर बहुत खुश होती है। तभी वहाँ पर सुयोन आती है और वो इस मेमोरी को कैप्चर करने के लिए जब यंगू के मोबाइल से उसकी फोटो खींचती है तो उसके मोबाइल पर सीनियर अटर्नी जंग का कॉल आता है। इसलिए यंगू तुरंत जंग के ऑफिस में चली जाती है। वहाँ पहुँचने पर जंग उसे इस केस के बारे में बताते हुए कहता है ये एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के चेयरमैन है और ये हैंडवा लॉ फर्म के बहुत ही पुराने क्लाइंट है और उस चेयरमैन के छोटे बेटे ने अपने बड़े भाई की मार कर जान ले ली है। विक्टिम की बॉडी में काफी सारे इंटरनल फ्रैक्चर थे। उसकी मौत चेस्ट में हुई इंटरनल ब्लीडिंग के कारण हुई है। अब जंग चाहता है कि यंगू उसे इस केस में असिस्ट करे क्योंकि डिफेंडेंट जोंग हन जिसने अपने भाई को मारा है उसे भी यंगू की तरह ऑटिज्म डिसऑर्डर है। अब ये सुनकर यंगू थोड़ा उदास हो जाती है और केस की फाइल पढ़ने के बाद विल्स का एग्जाम्पल देते हुए कहती है कि हर